हेलो बेटा। लास्ट क्लास में हमने डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये उसी का पार्ट 2 है। सबसे पहले तो एक बारी मैं आपको थोड़ी सी रिवीजन कराना चाहूँगा डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड, फिर उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा टॉपिक था डोमेस्टिक टेरिटरीज। टेरिटरीज को छोड़ दीजिए, टेरिटरी लिख लीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब हम लोग किसी भी कंट्री की जीडीपी की बात करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब हम लोग बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म है हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जब हम लोग किसी भी कंट्री की जीडीपी की बात करते हैं तो हमारे सामने ये बात आती है कि जीडीपी में काउंट क्या होता है। मैं पहले की क्लासेस में भी बता चुका हूँ इसके बारे में। जीडीपी में 1 ईयर का प्रोडक्शन काउंट होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज काउंट होता है, एंड सर्विसेज काउंट होता है। मतलब एक साल में, और वो एक साल कब से, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मतलब 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक जो काम हुआ है उसकी वैल्यू को ऐड करते हैं, तब जाके हमारा बनता है जीडीपी। ये हमारा हो गया जीडीपी। डेफिनेशंस में भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, तो पिछली वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो जीडीपी का बारे में हमें पता चल गया भाई कि जितनी भी ये पेन अगर जिस साल में बना है उस साल की जीडीपी में कैलकुलेट हो जाएगा। 2 रुपये का पेन है तो 2 रुपये से जीडीपी बढ़ जाएगी, मतलब काउंट हो जाएगा जीडीपी में। चलिए, अब आपको ये वर्ड कैच करना है, डी। डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक। मतलब इस जीडीपी में वो सारी गुड्स काउंट होंगी जो कंट्री के अंदर बनी है, मतलब विद इन कंट्री बनी है। विद इन कंट्री, विद इन कंट्री का मतलब है कि कंट्री की बाउंड्री दिखा रहा है, बाउंड्री, बाउंड्री लाइन बता रहा है कि कितना बड़ा देश है हमारा। तो बेटा, देश का हिसाब देखा जाता है पॉलिटिकल बाउंड्रीज से। टेरिटरी का मतलब पहले भी बता चुका हूं, टेरिटरी का मतलब है बाउंड्री से। तो पॉलिटिकल, ये इसका मतलब है बाउंड्री आपका, ठीक है। तो पॉलिटिकल टेरिटरी में आती है हमारी सी प्लस लैंड बाउंड्रीज। मतलब जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, 28 स्टेट हैं अभी फिलहाल इंडिया में, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। बताऊंगा बाद में कि 8 क्यों हैं। आप लोग कहेंगे सर 7 थी, फिर लेह लद्दाख और आपका जम्मू एंड कश्मीर बने हैं, तो स्टेट एक कम हो गया था क्योंकि वो यूटी बना दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को। उसके बाद भी दमन एंड द्वीप को मर्ज कर दिया गया। कभी एडवांस में बताऊंगा, अभी एग्जैक्ट ये है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं इंडिया में। तो ये हमारी होगी पॉलिटिकल टेरिटरी। मतलब जो भी चीज़ हमारे देश के सी और लैंड बाउंड्री में बनी ना, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमारे देश की जीडीपी में काउंट होगी। लेकिन बेटा 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश की लैंड या सी बाउंड्री में नहीं है, फिर भी हम लोग ये मानते हैं कि वो हमारे देश का ही हिस्सा है। मतलब उन्हें हम विद इन कंट्री ही मानते हैं। ये मानते हैं कि ये जो प्रोडक्शन हुआ है ये विद इन कंट्री हुआ है, मतलब ये जो काम हुआ है ये विद इन कंट्री हुआ है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और ये सिर्फ इंडिया नहीं मानता, सारा पूरा वर्ल्ड जो है इसको मानता है बेटा। इसलिए हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए किसी कंट्री की बाउंड्रीज क्या होती हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स के लिए तो बाउंड्री सी और लैंड होती है बेटा, इससे बाहर हमारी पॉलिटिक्स नहीं चलती। मतलब हमारे जो पीएम, प्रेसिडेंट जो भी हैं, उनकी पावर हमारी लैंड और सी बाउंड्रीज के बाहर नहीं चलती। लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी थोड़ी सी बड़ी होती है। इकोनॉमिक टेरिटरी में बेटा मैंने 3 और बताए थे। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया की सी और लैंड बाउंड्री में नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लोग उसे इंडिया का ही पार्ट मानते हैं। मानते हैं कि ये जो एक्टिविटी है ना, ये हमारे देश में हुई है, ऐसा हम लोग मानते हैं कि ये एक्टिविटी हमारे देश के अंदर हुई है, विद इन कंट्री हुई है, ऐसा हम लोग मानते हैं। हालांकि हमारी लैंड और सी बाउंड्री में नहीं होती, तब भी मानते हैं कि ये देश की विद इन कंट्री में हुई है। शिफ्ट और एयरक्राफ्ट, याद रखना बेटा, मैंने शिफ्ट और एयरक्राफ्ट लिखा है, कंपनी नहीं लिखा, बैंक नहीं लिखा। तो अगर कोई भी शिफ्ट और एयरक्राफ्ट है, अगर ये किसी 2 फॉरेन कंट्रीज के बीच में चल रहा है, जैसे कि मैं कहूँ कि कनाडा और
सपोज़ कीजिए ब्राज़ील के बीच में एयर इंडिया चल रही है। ब्राज़ील और कनाडा दो अलग अलग देश हैं बेटा, और इन दोनों के बीच में एयर इंडिया चल रही है। एयर इंडिया इंडिया की कंपनी है, तब भी वो मानेंगे हम कि वो विद इन कंट्री है वो काम, मतलब वो हमारी कंट्री का काम है, मतलब वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, और उसको हम अपने कंट्री की जीडीपी में गिनेंगे। मतलब वहाँ पे उस एयर इंडिया में काम करने वाले जितने भी लोग हैं ना बेटा, चाहे वो किसी भी देश के हों, उनको जो सैलरी मिल रही है ना, वो इंडिया अपनी जीडीपी में काउंट करेगा। ऐसे ही बेटा उनके जो हवाई जहाज हैं जो इंडिया में उड़ रहे हैं, मतलब इंडिया में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनमें जितने भी लेबर काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे बाहर वाले हों, उन सब को जिस देश के वो एयरक्राफ्ट हैं, अगर जैसे विस्तारा एयरलाइंस है, आपने अगर नाम सुना हो तो, विस्तारा एयरलाइंस जो है बेटा ये सिंगापुर की हैं, सिंगापुर है, तो सिंगापुर की एयरलाइंस हैं। तो ये जितना भी इंडिया में कमाएंगी ना बेटा, वो सब सिंगापुर की अर्निंग माना जाएगा। मतलब इसमें काम करने वाले वर्कर को जितनी भी सैलरी मिलेगी, चाहे मैं इसमें काम करता हूँ, अब मैं तो इंडियन हूँ, लेकिन मेरी सैलरी फिर भी सिंगापुर की जीडीपी में काउंट होगी, इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं होगी। जीडीपी की कह रहा हूँ बेटा, मैं अभी नेशनल इनकम की बात नहीं कर रहा, डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने बेटा लास्ट क्लास में बोला भी था कि इसमें मेंबर नहीं देखा जाता, इसमें एक्टिविटी देखी जाती है। तो ये पहला काम है बेटा जो भारत से बाहर होता है लेकिन फिर भी भारत का ही माना जाता है। ऐसे ही बाहर वालों का अगर इंडिया में होता है तो हम उसे इंडिया का नहीं मानेंगे, उसे बाहर वालों का मानेंगे। दोनों के लिए सेम रूल है बेटा। इसलिए मैंने कहा कि जो ये रूल आप पढ़ रहे हो ये सिर्फ इंडिया ने नहीं बनाए, ये इंटरनेशनल रूल हैं, सभी के लिए सेम है। तीसरी चीज बेटा, मेन तो बेसिकली ये पहले से इसको पहला बोलते हैं बेटा, इसको दूसरा बोलते हैं। वो तो सबको पता है यार, इंडिया के लैंड और सी बाउंड्री में जो भी, अब रिलायंस जियो कंपनी कहाँ चल रही है, भारत में, तो भारत की जीडीपी में गिनी जाएगी। समझ गए ना बेटा, क्योंकि वो तो भारत की ज़मीन पे चल रही है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी। मेन तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो सेकंड से शुरू हो रहा है। तो उसके बाद आ गया बेटा फिशिंग विशल्स, मतलब अगर मछली पकड़ने आप दूसरे देश के पानी में जा रहे हो तो वो काम इंडिया का माना जाएगा। अगर आपने कहीं, जैसे आपका बांग्लादेश है बेटा, बांग्लादेश के उधर बंगाल की खाड़ी लगती है, मान लो वहाँ ऑयल है बहुत ज़्यादा, क्रूड ऑयल, तो उनके पास तो इक्विपमेंट नहीं है, उन्होंने कहा इंडिया को कि आप हमारी निकालने में मदद कर दीजिए। उस केस में बेटा जो हमारे वहाँ जो शिप वगैरह जाएंगे वो भी इंडिया का ही डोमेस्टिक माना जाएगा। वो जितना भी तेल निकालेंगे उस सब को हम लोग अपने देश की जीडीपी में काउंट करेंगे। ये रूल है बेटा। फोर्थ, एम्बेसीज बेटा, मतलब एम्बेसीज मैंने कल भी बताया था बेटा, गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं। भारत का हर एक कंट्री में एक गवर्नमेंट ऑफिस है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, ठीक है, इंग्लैंड में भी है, सब में है बेटा, डेनमार्क, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, हर जगह हमारी एम्बेसी है बेटा। तो भारत की एम्बेसी जहाँ भी है ना, तो वो भारत की ज़मीन पे तो नहीं बनी हुई ऑफिस, लेकिन है तो भारत के ना बेटा, तो उन्हें हम लोग भारत की जीडीपी में ऐड करते हैं। उन एम्बेसी में चाहे कोई भी काम करता हो, अब अगर एक एम्बेसी हमारी जापान में है और उसमें कुछ जैपनीज भी काम करते हैं लोग, उनकी सैलरी भी हम लोग भारत की जीडीपी में काउंट करेंगे बेटा। ये लॉजिक है। तो आप ध्यान से समझना बेटा, कौन कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन, कौन कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन भारत की जीडीपी में काउंट होगा, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ें जो भारत की समुद्र में या भारत की ज़मीन पे बनी होंगी, लैंड या सी बाउंड्रीज में बनी होंगी, वो सारी भारत की जीडीपी में ऐड होगी। और 3 चीज़ें ऐसी होंगी जो भारत की ज़मीन पे या भारत के सी बाउंड्रीज में नहीं बनी, फिर भी भारत की जीडीपी में काउंट होंगी। अगर हमारा कोई हवाई जहाज है, शिप है, एयरक्राफ्ट है, बाहर विदेशों में चल रहा है, तब भी इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। कोई फिशिंग है, नेचुरल हमारे विशल्स वगैरह हैं, मतलब कोई शिप वगैरह हैं जो ऑयल वगैरह निकालने का काम कर रहे हैं कहीं बाहर इंटरनेशनल वाटर में, भारत के सी एरिया में नहीं, इंटरनेशनल सी एरिया में, तब भी वो वहाँ से जो अर्निंग होंगी, मैं अपने देश की नहीं बात कर रहा, किसी को भी वहाँ से जो अर्निंग होगी वो भारत की जीडीपी में काउंट होगी। ऐसी जितनी एम्बेसी भारत की पूरे वर्ल्ड में हैं, उसमें ऑफिस में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी जीडीपी भी इंडिया में काउंट होगी। तो ये चीज़ें,
लेकिन बेटा जो रूल हमारे लिए है वो उनके लिए भी है। अब जैसे मैं कहूँ कि जापान की एम्बेसी न्यू दिल्ली में भी है, तो न्यू दिल्ली में जो जापान की एम्बेसी है और उसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो भी वो जापान की जीडीपी में ऐड होगी, मेरी सैलरी भी जापान की जीडीपी में ऐड होगी। मतलब जो रूल हमारे लिए है वही रूल बाहर वालों के लिए भी है। मतलब हमारा एयरक्राफ्ट अगर जापान में काम कर रहा है तो वो हमारी जीडीपी, जापान का एयरक्राफ्ट इंडिया में काम कर रहा है तो वो जापान की जीडीपी, फिर इंडिया की नहीं। मतलब जो रूल हमारे लिए वही उनके लिए। लेकिन याद रखना बेटा, सिर्फ ये चीज़ें, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई भी कंपनी दूसरे देश में है तो दूसरे देश की जीडीपी में, हमारे में नहीं। भाई ध्यान दो, एयर इंडिया है बेटा, ये एयर इंडिया जापान में चल रही है, मतलब हमारे हवाई जहाज हैं एयर इंडिया के जापान में चल रहे हैं। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी ब्रांच भी जापान में है। अब फर्क समझना बेटा, एयर इंडिया ऊपर वाले पॉइंट में आ गया ना, एयरक्राफ्ट, इसका मतलब ये बेशक से विदेश में चल रहा है तब भी इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। लेकिन एसबीआई इन तीन चीजों में से कुछ भी नहीं है बेटा। इसके अलावा जो विदेश में काम होगा वो भारत का नहीं होगा, विदेश वालों का होगा। बस ये तीन चीजें याद रखो। तो एसबीआई इन तीन चीजों में नहीं है, ये जापान में है तो जापान की जीडीपी में काउंट होगा, फिर इंडियन जीडीपी में काउंट नहीं होगा। याद रखो, ऐसे केस में ये पॉइंट्स याद रखने हैं। और एक चीज याद रखनी है, आप हमेशा याद रखना बेटा कि डोमेस्टिक इनकम के रिगार्डिंग, मतलब जिसमें भी बीच में डी आ जाए डोमेस्टिक, चाहे वो जीडीपी हो, एनडीपी हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, बीच में डी आना चाहिए। उसके केस में आपको एक चीज याद रखनी है कि कभी भी काम करने वाले इंसान को मत देखो, इसको मत देखो। भारत का करने वाला है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, अमेरिकन है, चाइनीज़ है, मत देखो यार। सिर्फ ये देखो कि उसकी लोकेशन क्या है या वो एक्टिविटी क्या है। अगर वो काम भारत की लैंड सी में हो रहा है तब भी वो भारत का माना जाएगा, और ये तीन चीज़ें बाहर होते हुए भी भारत की मानी जाएंगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएंगी। मैंने कहा एसबीआई बैंक, तो एसबीआई बैंक में चाहे चाइनीज़ काम कर रहे हो, अगर वो भारत में है तो बेटा भारत की टेरिटरी में माना जाएगा, भारत की जीडीपी में काउंट होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सिर्फ एक्टिविटी को कंसिडर करना होता है बेटा, मेंबर नहीं देखा जाता, कौन है काम करने वाला मत देखना। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ, ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ये देखिए एक बारी फटाफट बेटा, ऊपर लिखा हुआ है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम बोलो या एनडीपीएफसी बोलो, यार डी आना चाहिए बस बीच में, वो सब डोमेस्टिक होता है। और जिसमें बीच में एन मतलब नेशनल होता है ना बेटा, वो सारी नेशनल इनकम होती है। चलिए, प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी इन इंडिया विच इज ओन्ड बाय नॉन रेजिडेंट। कंपनी जो है बेटा, प्रॉफिट अर्न किया है कंपनी ने, और वो है कहाँ, इंडिया में। बेटा लोकेशन कहाँ, इंडिया में। इंडिया में लोकेशन है, मत देखो कौन चला रहा है, ये देखो ही मत कि वो कंपनी जापानीज चला रहे हैं, चाइनीज चला रहे हैं, मत देखो। इंडिया की सी और लैंड बाउंड्री में है ना, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इंक्लूड होगा। कह रहा है इट विल बी इंक्लूडेड इन इंडियाज डोमेस्टिक इनकम एज प्रॉफिट इज अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है। सिंपल आंसर में सभी में ये लिखना पड़ेगा बेटा, जो है उसमें लिखोगे विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, नहीं है तो नॉट इन लोकेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया या आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। प्रॉफिट अर्नड बाय ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक है एसबीआई, लेकिन ब्रांच कहाँ, इंग्लैंड में। अब ध्यान से समझो बेटा, ये काम भारत में नहीं हो रहा। भारत में ना होते हुए भी अगर ये एयरक्राफ्ट होता तब भी भारत का मान लेता, अगर ये एयरक्राफ्ट की बजाय फिशिंग के लिए होता तब भी भारत का मान लेता, चाहे बेसिक से विदेश में होता। अगर ये काम एम्बेसी होता, कोई सरकारी ऑफिस होता, तब भी मैं इसको इंडिया का मान लेता। लेकिन ये तो बैंक है भाई, मतलब कोई एम्बेसी नहीं है, ये तो बैंक है। और बैंक है तो जहाँ है उसी देश का डोमेस्टिक माना जाएगा। तो ये बैंक एसबीआई इंग्लैंड में है तो ये इंग्लैंड का डोमेस्टिक है, फिर इंडिया का डोमेस्टिक ये नहीं है। तो सिंपल सा आंसर, मत देखो बेटा बैंक किसका है, बस ये देखो है कहाँ, इंग्लैंड में है तो इंग्लैंड का डोमेस्टिक है।
It will not be included in domestic income in India's domestic factor income as State Bank of India is located. कहाँ है इसकी लोकेशन? आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. जो उन पॉइंट्स में आएगा वो इंडिया में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. प्रॉफिट अर्नड बाय ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया. फॉरेन का कोई बैंक है बेटा, विदेशी बैंक है, लेकिन है भारत में. तो भारत में अगर कोई विदेशी एम्बेसी होती तो पार्ट नहीं होती, लेकिन ये तो बैंक है भाई, और इंडिया की लोकेशन है, इंडिया की लैंड बाउंड्री में है, डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, ऐड होगा. प्रॉफिट अर्नड बाय रेजिडेंट कंपनी ऑफ इंडिया इन सिंगापुर. इंडिया की कंपनी है लेकिन है सिंगापुर में, कंपनी है बेटा, एम्बेसी नहीं, एयरक्राफ्ट नहीं. तो कंपनी है और वो भी सिंगापुर में है, तो सिंगापुर की डोमेस्टिक में काउंट होगा. बेशक से इंडिया की कंपनी है, फर्क नहीं पड़ता. ये मत देखो किसकी है, मेंबर तो देखना ही नहीं है. इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इंडियाज डोमेस्टिक इनकम एज द कंपनी इज लोकेटेड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज टू द रेजिडेंट ऑफ जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान. भाई एम्बेसी आ गई है तो जापान में, लेकिन अब लोकेशन मत देखो, अब ये देखो कि एम्बेसी है और इंडिया की है, तो इंडिया की डोमेस्टिक में काउंट होगा. मैंने पहले ही बताया था बेटा, 3 पॉइंट ऐसे हैं जो विदेश में होते हुए भी इंडिया का माना जाता है, सिर्फ 3. उसके अलावा कुछ भी विदेश में है तो विदेशों का माना जाएगा, हमारा नहीं माना जाएगा. जैसे SBI बैंक वो उन 3 चीज़ों में नहीं था तो विदेशों का ही है. मतलब वो इंग्लैंड में ब्रांच थी तो इंग्लैंड का ही डोमेस्टिक हो गया, फिर इंडिया का नहीं हुआ. लेकिन बेटा ये तो एम्बेसी है, ये उन्हीं 3 पॉइंट में से एक है. नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को पीछे करके देखना, क्लियर हो जाएगा. एम्बेसी है तो एम्बेसी, उसमें चाहे कोई भी काम करे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो देखना ही नहीं है इंडियन काम कर रहे हैं जापानीज़. एम्बेसी इंडिया की है, इंडिया की डोमेस्टिक में काउंट होगा. रेंट पेड बाय द एम्बेसी ऑफ जापान. किसकी एम्बेसी? जापान की. अब भारत की एम्बेसी नहीं है तो जापान की एम्बेसी है, तो जापान की डोमेस्टिक में काउंट होगा, इंडिया की डोमेस्टिक में काउंट नहीं होगा बेटा. अब वो बेकार है, आपको कह रहा है कि जापान की एम्बेसी है, इंडिया वालों को रेंट दे रही है, तो आपको तो लगेगा कि यार इंडिया वालों को रेंट मिल रहा है तो हमारी अर्निंग है ना. बेटा रूल होता है ये डोमेस्टिक में जापान की में काउंट होगा. अर्निंग हमें मिल रही है लेकिन डोमेस्टिक जापान का है ये. ओल्ड एज पेंशन, तो ओल्ड एज पेंशन तो ट्रांसफ़र इनकम होती है बेटा, ये तो ऐड ही नहीं होगा. ये तो आई होप कि आपको डायरेक्ट ही पता चल गया होगा, क्योंकि ये एक ट्रांसफ़र इनकम है. लास्ट वीडियोज़ में देख लीजिएगा एक बार फटाफट प्रिकॉशन से रिलेटेड. स्कॉलरशिप, ये भी ट्रांसफ़र इनकम होती है बेटा, क्योंकि वन साइडेड है, ये फैक्टर इनकम नहीं है, और सारी फैक्टर इनकम ही ऐड होती हैं बेटा. ट्रांसफ़र इनकम ऐड कभी भी नहीं होती नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में. अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, ये पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगा, वैसे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं. कंसल्टेंसी फीस पेड टू ए फॉरेन एक्सपर्ट. कोई फॉरेन का एक्सपर्ट है, उसको कंसल्टेंसी फीस दी है बेटा, तो ये हमारी एक तरीके से ठीक है डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं इसने इंडिया में आके दी हैं, इंडिया में दी हैं, तो ये ऐड होगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है. डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा मैं. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो NFI ये तो आपको पता ही है बेटा, डोमेस्टिक में ऐड नहीं होता, वो तो नेशनल बनाने के लिए ऐड होता है, तो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम. रूल नंबर 2 देखो ना, डोमेस्टिक से अगर नेशनल में जाना है तो NFI को ऐड करते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ डोमेस्टिक इनकम चाहिए, नेशनल इनकम की तो बात ही नहीं कर रहे हम, तो ऐड नहीं होगा क्योंकि NFI है. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेड बाय ए फॉरेन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया. अब फिर देखो बेटा, कंपनी विदेशी है लेकिन है कहाँ? भारत में. कोई एम्बेसी नहीं है, ये कंपनी है. अगर जापान की एम्बेसी इंडिया में थी तो फिर जापान का डोमेस्टिक था, लेकिन ये कंपनी है बेटा, एम्बेसी नहीं है. एम्बेसी के केस में देखना होता है. तो कंपनी है, इंडिया में है, तो इंडिया की डोमेस्टिक माना जाएगा. मेंबर नहीं देखना कौन है, ये देखो लोकेशन का है. सैलरी टू इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया. एम्बेसी है बेटा और वो भी रशिया की, तो रशिया का डोमेस्टिक है, इंडिया का नहीं. रेमिटेंस, ये ट्रांसफ़र इनकम होती है बेटा. जो लोग विदेशों से कमा के अपने घरों को जो पैसा भेजते हैं उसको बोलते हैं रेमिटेंस फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियंस. जो NRI होते हैं ना हमारे, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, NRI, जिनको जैसे पंजाब वालों को नहीं बोलते NRI, तो वो लोग जो अपने परिवारों को विदेशों से पैसा भेजते हैं ना, उसको बोलते हैं रेमिटेंस. तो वो जो पैसा आता है बेटा वो ट्रांसफ़र इनकम मानी जाती है, तो उसको भी ऐड नहीं करते. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
2004 में आ गया है, 9 में और 10 में आया है, काफ़ी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है। अगर आगे हम लोग बात करें पेमेंट ऑफ सैलरीज बाय एन एम्बेसी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। भाई साहब एम्बेसी है, कहाँ है? न्यू दिल्ली में। लेकिन ये एम्बेसी किसी बाहर वालों की है बेटा, हो सकता है पाकिस्तान की एम्बेसी हो न्यू दिल्ली में। भाई हमारी एम्बेसी हमारे ही देश में नहीं होती, भारत की एम्बेसी भारत में ही नहीं होती कभी भी। भारत की एम्बेसी विदेशों में होती है और विदेश वालों की एम्बेसी भारत में होती है। तो हमारी एम्बेसी जितने भी विदेशों में है वो सब इंडिया का माना जाता है, और बाहर वालों की एम्बेसी इंडिया में है तो वो उन्हीं का माना जाएगा, हमारा नहीं माना जाएगा। तो बेटा ये एम्बेसी किसी बाहर वाले की है, क्योंकि एम्बेसी की लोकेशन न्यू दिल्ली में है, तो मतलब किसी विदेशी देश की है, तो उस केस में ये हमारा डोमेस्टिक का पार्ट नहीं है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम ए कंपनी लोकेटेड ऑपरेटिंग, ठीक है, अब्रोड। मतलब ये जो कंपनी है ये अब्रोड में है बेटा, भारत वाले इसे चला रहे हैं, लेकिन कंपनी तो विदेश में है भाई, एम्बेसी नहीं है, ये कंपनी है, कंपनी की लोकेशन विदेश में है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। प्रॉफिट अर्न्ड बाय कंपनी लोकेटेड इन इंडिया विच इज़ पार्शली, फर्क नहीं पड़ता बेटा, आगे की स्टेटमेंट तो बेशक से मत पढ़ा करो। अच्छा लोकेशन कहाँ है? इंडिया, ऐड होगा, ख़त्म करो। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप नीचे ही कुछ एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट में या कमेंट कर दीजिएगा या फिर अलग से मुझे व्हाट्सएप में बता दीजिए। अभी के लिए टॉपिक ख़त्म हो गया है, चैप्टर 4 भी फिनिश हो गया है। हालांकि नेशनल इनकम से रिलेटेड बचता है, क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो काफ़ी वाइडर कॉन्सेप्ट है, उसके लिए हम लोग बाद में कुछ स्पेशल वीडियोस बनाएंगे 2 से 3। अभी के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे हम लोग। सो अभी के लिए आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।